विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी, जी हाँ, भोलेनाथ की नगरी काशी, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। काशी ने आध्यात्म जगत के कई इतिहास में महत्वपूर्ण नामों को जन्म दिया। इसी में से एक पराविज्ञान के अद्भुत खोजकर्ता, जिन्होंने कई बार अपनी खोज के चलते अपना जीवन खतरे में डाला, परंतु अपने लक्ष्य पर डटे रहे एवं अपने साथ होने वाली घटनाओं को लिपिबद्ध करते रहे। उनके द्वारा परालोक के बहुत से रहस्य उजागर हुए। अभी कुछ वर्ष पहले ही उनका देहावसान हो गया है, किंतु अपने जाने से पूर्व उन्होंने इस जगत को जानने हेतु बहुत चीजें लिपिबद्ध कर रखी हैं। उन्हीं के शब्दों में यह है इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा। हो सकता है कि यह वीडियो आपको इस संसार को देखने का नजरिया बदल दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हम लोग जो भी अपडेट करते रहें वो आपको सबसे पहले मिले। बात है सन 1948 ईस्वी की। पूरे 3 वर्ष तक योगी और तांत्रिकों के रहस्यमय देश तिब्बत में रहकर वहां के सिद्ध आत्माओं और सब साधना जैसी रहस्यमय गोपनीय तांत्रिक विद्याओं का अध्ययन करने के पश्चात जब मैं वापस लौटा तो पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान पंडित महाउपाध्याय राखाल चंद भट्टाचार्य स्मृति रत्न महोदय से मेरा परिचय हो गया। एक सांस्कृतिक समारोह में कलकत्ता के हाजरा रोड पर उनका अपना काफी बड़ा मकान था। मकान 3 मंजिला था, जिसमें भवतारिणी काली का एक भव्य मंदिर भी था। तांत्रिक विधि से मां महामाया की पाषाण प्रतिमा की स्थापना पचमुंडी आसन पर की गई थी। प्रतिमा जागृत थी, इसमें संदेह नहीं। सुनने में आया था कि कभी किसी समय उच्च तांत्रिक साधना में सिद्धि लाभ के लिए कभी कदा नरबली भी हुआ करती थी। मंदिर में मां जगदम्बा महामाया के सम्मुख एक बारगी रोमांचित हो उठा था मेरा सारा शरीर। मां के सम्मुख पहली बार खड़ा होने पर राखाल चंद्र भट्टाचार्य स्मृति रत्न महोदय वेद शास्त्र, पुराण, उपनिषद, दर्शन आदि के अद्भुत विद्वान तो थे ही, इसके अतिरिक्त तांत्रिक साधना शास्त्र के भी पूर्ण मर्मज्ञ थे। उनका अपना स्वानुभव भी था। कई प्रकार की तांत्रिक सिद्धियां भी उपलब्ध थी उन्हें। न जाने कितने दुखी, असंतुष्ट और पीड़ित जन उनकी तांत्रिक साधना शक्ति से लाभान्वित हुए थे, बतलाया नहीं जा सकता। कहने की आवश्यकता नहीं, प्रथम साक्षात्कार में ही प्रभावित हो गया था मैं राखाल चंद्र जी से। लंबी चौड़ी कदकाठी का स्वस्थ शरीर, गौर वर्ण, साधना के तेज से चमचम करता मुखमंडल, बड़े बड़े रक्ताभ नेत्र, चौड़ा ललाट और उस चौड़े ललाट पर लाल सिंदूर का बड़ा सा गोल टीका, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक की मालाएं, कंधे तक झूलते और सिर के घुंघराले स्याह बाल, दाढ़ी मूछ सफाचट, शरीर पर श्वेत धवल रेशमी वस्त्र, पैरों में खड़ाऊं, आयु बस यही 60-65 के लगभग। उन्हें देखकर किसी प्राचीन ऋषि मुनि की याद आ जाती थी। इसी समय एक दिन जब राखाल बाबू को मालूम हुआ कि मैं योग तंत्र के जटिल और दुरूह विषयों पर शोध एवं अन्वेषण कार्य कर रहा हूं, इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तांत्रिक मठों तथा योगाश्रमों के साथ ही गुप्त रूप से संचरण विचरण करने वाले योगियों और प्रच्छन्न भाव से निवास करने वाले तंत्र साधकों से साक्षात्कार और उनके साधना संबंधित अनुभवों से अवगत होना भी मेरा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को लेकर मैंने तिब्बत की कठिन हिम यात्रा भी की है। तो अति प्रसन्न हुए महाशय, बोले, तुम्हारा कार्य निश्चय ही प्रशंसनीय है। फिर थोड़ा रुककर गंभीर स्वर में कहने लगे, तुमको ज्ञात होना चाहिए कि योग विज्ञान, तंत्र विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, काल विज्ञान, वायु विज्ञान, स्वर विज्ञान, क्षण विज्ञान और परलोक विज्ञान, ये 9 प्रकृष्ट विज्ञान हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और गरिमामय अंतिम परलोक विज्ञान ही है, एकमात्र। इसीलिए वह अन्य सभी विज्ञानों का मूल स्रोत है। उसी के गर्भ से सभी का आविर्भाव हुआ। यह सुनकर मैंने कहा, शोध और खोज के लिए सामग्री कहाँ उपलब्ध होगी, उसकी चिंता तुम मत करो। राखाल बाबू उसी प्रकार गंभीर स्वर में बोले, मेरे पुस्तकालय में तुमको परलोक विज्ञान से संबंधित विषयों की प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों के अतिरिक्त प्राचीन पांडुलिपियां भी मिल जाएंगी, जो अपने आप में
अति दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, तुमको दो चार ऐसे लोगों के नाम भी बतलाऊंगा जो परलोक विद्या के पूर्ण मर्मज्ञ तो हैं ही, इसके अतिरिक्त उनके संपर्क में कुछ विशिष्ट आत्माएं भी हैं। यदि वे चाहेंगे तो उनके द्वारा तुम्हारा मार्गदर्शन भी होगा। आत्माओं के द्वारा मार्गदर्शन? चौंक कर मैंने पूछा तो राखाल बाबू बोले, जिन दो चार लोगों को मैं जानता हूं उनमें दुर्गा प्रपन्न भट्टाचार्य सर्वोपरि हैं। वे परलोक विद्या के ज्ञाता व मर्मज्ञ तो हैं ही, इसके अतिरिक्त भयंकर तांत्रिक भी हैं। महाशय, तंत्र बल पर उनके अधिकार में कई ऐसी आत्माएं हैं जो परलोक का सविस्तार वर्णन करती हैं। अब राखाल बाबू का आग्रह टाला ना गया मुझसे। दुर्गा प्रपन्न भट्टाचार्य से मिलने के लिए आतुर हो उठा मेरा मन। मेरे लिए सर्वथा नवीन विषय था, इसके लिए उसके प्रति जिज्ञासा और कौतूहल होना स्वाभाविक था। राखाल बाबू के पुस्तकालय में लगभग 5-6 हजार पुस्तकों का दुर्लभ संग्रह था। सोचा पहले दुर्गा प्रपन्न भट्टाचार्य से मिल लूं, तब परलोक विज्ञान संबंधित पुस्तकों और पांडुलिपियों का अध्ययन करूंगा। इसके लिए राखाल बाबू से पता ठिकाना लेकर 1 सप्ताह के अंदर ही भट्टाचार्य महाशय के दर्शन के लिए मैं रवाना हो गया कलकत्ता से। चलते समय राखाल बाबू ने उनके नाम एक पत्र भी लिख कर दिया। जब मैं पैसेंजर ट्रेन से नौहाटी स्टेशन पर उतरा, उस समय शाम के 4 बज रहे थे। दिसंबर का महीना था। कोहरे की हल्की धुंध छाने लगी थी। उस समय नौहाटी एक छोटा सा बाजार था। 20-25 खपरेले के मकान, कुछ पक्के भी, झोपड़ी नुमा 10-12 दुकानें, जिनमें मिठाई, लाई, चूड़ा और 5 सिगरेट, चाय के अलावा एक छोटी सी कपड़े की दुकान भी थी। मुझे चाय पीनी थी और फिर आगे रवाना हो जाना था। चाय की दुकान पर एक 12-13 साल की काली कलुटी लड़की बैठी केतली में पानी गर्म कर रही थी। उसने एक बार मेरी ओर देखा और पूछा, क्या चाहिए? 1 गिलास चाय और 1 पैकेट कैंची सिगरेट। मैंने साल लपेटते हुए कहा। चाय पीकर सिगरेट सुलगाई और पूछा, कितना? 1 आने चाय के, 5 आने सिगरेट के। पैसे लेकर वह लड़की बोली, दादा तुमको जाना कहाँ है? क्या कलकत्ते से आए हो? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। हाँ, कलकत्ते से आया हूँ। हुगली पार जाना है, नाव मिल जाएगी ना? हाँ, मिल तो जानी चाहिए। संक्षिप्त सा उत्तर देकर लड़की दूसरे ग्राहक के लिए चाय बनाने में जुट गई। जब मैं हुगली घाट पर पहुंचा, उस समय साय की स्याह कालीमा गहरा गई थी। हुगली के उस पार नौहाटी का श्मशान था। नाव पर बैठकर हुगली पार किया। श्मशान से ही एक पगडंडी नुमा रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर उस गांव की ओर जाता था जहां भट्टाचार्य महाशय रहते थे। श्मशान सूना पड़ा था। रास्ते तक पहुंचते पहुंचते सांझ की स्याह रात के घने अंधेरे में बदल गई। चारों ओर गहरी निस्तब्धता थी। नजर उठाकर एक बार चारों तरफ देखा। अंधेरे में कोई नजर नहीं आया। थोड़ा भय लगा। फिर साहस उठाकर जल्दी जल्दी पैर उठाकर मैं चल पड़ा। सोचा आधे घंटे में सोनापुकुर पहुंच जाऊंगा। फिर भट्टाचार्य महाशय का मकान खोजते देर न लगेगी। परंतु लगातार 2 घंटे चलने के बाद भी रास्ता खत्म न हुआ। न तो सोनापुकुर गांव ही दिखाई दिया। शुक्ल पक्ष की सप्तमी का चांद निकल आया था। उसकी हल्की सफेद चांदनी जंगल के वातावरण में फैल गई थी। क्या रास्ता भूल गया? एक बार ये सिहर उठा मेरा मन। क्या करूं अब? कहिए, रास्ता भूल गए क्या? कहां जाना है आपको? अचानक यह आवाज सुनकर एक बार की चौंक पड़ा मैं। कोई उस अंधेरे उजाले प्रकाश में चुपचाप आ गया मेरे पीछे। बिल्कुल पता ही नहीं चल पाया। एक क्षण तो भय से ठिठका रहा। मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि गर्दन पीछे घुमा कर देख सकूं। आखिरकार डरते डरते पीछे घूमकर देखा तो वहां एक लंबी चौड़ी कदकाठी का गौरांग व्यक्ति उपस्थित था, जिसके गर्दन तक बिखरे काले बाल, मस्तक पर लगा सिंदूर टीका, गले में झूलती मालाएं, कमर में पीले रेशमी धोती और पैर में खड़ाऊ उस व्यक्तित्व को भयानक बना रहे थे। धोती का दूसरा छोर पीठ में लपेट लिया गया था। घनी भौहों के पीछे गड्ढे में धसी हुई आंखें पैनी दृष्टि से मेरी और इस तरफ केंद्रित थी, मानो वह मेरा पिछला सारा इतिहास अपनी आंखों से ही पढ़ लेना चाहता हो। ओह, अब मैं समझा, आप कलकत्ता से आए हैं। राखाल ने दुर्गा भट्टाचार्य से मिलने के लिए भेजा है ना? मेरे पूछने से पहले ही वह व्यक्ति बोल पड़ा। मैं हैरान था, उसे यह सब कैसे मालूम पड़ा। घबराइए नहीं, आप जिससे मिलने आए हैं वो आपके सामने ही खड़ा है महाशय। आप भी दुर्गा प्रपन्न जी हैं? मैं आश्चर्यचकित होकर हकलाते हुए बोला। हाँ भाई, मैं ही हूं। अंधेरे में झुककर श्रद्धापूर्वक मैंने चरण स्पर्श किया। ठीक है, आओ चलो मेरे साथ चलते हैं। स्वर में कोमलता थी और था अपनापन भी। रास्ते में उन्होंने फिर बोलना शुरू किया। परलोक विद्या पर शोध खोज करने के लिए प्रेरित हुए हो ना? बड़ा ही कठिन कार्य है।
समझे ना, उसके विषय में शीघ्र ही समझ में नहीं आते। क्या बतलाऊं आपको, परलोक विद्या के सारे रहस्य के लिए ही तो मैंने तंत्र की साधना की है। हे भगवान, कैसे सारी बातें मालूम हो गई अपने आप इन महाशय को। मैं आश्चर्य में पड़ गया। फिर सोचा तांत्रिक है, किसी चमत्कारी तंत्र विद्या के जरिए सब कुछ मालूम कर लिया होगा। अब तक चांद काफी ऊपर आ गया था। उसकी पीली रोशनी में सारा वातावरण रहस्यमय लग रहा था। लगभग 15-20 मिनट चलने के बाद ही सामने केले का सुंदर बागान दिखाई पड़ा। उस घने बागान के पीछे एक छोटा सा 1 मंजिला मकान था। मकान के सामने फूलों की बगिया थी, जिसमें रात रानी, कृष्णचूड़ा और मल्लिका के फूल खिले हुए थे, जिनके गंध में वातावरण गमक रहा था। चांद की हल्की चांदनी में क्यारियों में खिले हुए फूल बड़े ही मोहक और सुंदर लग रहे थे। वातावरण में सिहरन के अलावा एक खिन्नता भरी उदासी भी थी। मकान के छोटे बड़े 4 कमरे थे। एक कमरे में ठसाठस तमाम पुस्तकें भरी हुई थीं, दूसरे में मां काली की मूर्ति स्थापित थी। देखा, मूर्ति के सामने 2 शराब की 3 बोतलें पड़ी थीं। कुछ जवा के फूल सूखे मुरझाए बिखरे पड़े थे। परलोक विज्ञान के रहस्य से परिचित होने के लिए सर्वप्रथम सृष्टि संरचना को समझ लेना आवश्यक होगा। भट्टाचार्य महाशय चांदी के डिब्बे से पान का एक बीड़ा निकालकर मुंह में डालते हुए कहने लगे, हम अपनी सृष्टि को लेकर बहुत भ्रम में जीते हैं। वह यह कि हमारी ज्ञान इंद्रियों की पकड़ में जो भी पदार्थ या तरंगें आती हैं, मानो वही अस्तित्व है, शेष का कहीं कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन इस लोक का जो अंश हमें आंखों से दिखाई पड़ता है, हमें कानों से सुनाई पड़ता है, उसका पूर्ण अस्तित्व कदाचित, वह पूर्ण अस्तित्व का कदाचित सहस्त्रांश या लक्षांश भी नहीं है। भट्टाचार्य जी ने आगे बताया, आगे की कथा हम अगले भाग में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। ये कथा अगले ही दिन यानी कल आपको जरूर प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।